नमस्ते छात्रों, मैं डॉक्टर शेख रज़िया शहनाज, बहरजी स्मारक महाविद्यालय बसमत, ज़िला हिंगोली, महाराष्ट्र। आज हम बीए द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम और उस पर चर्चा करने वाले हैं। हम देखते हैं कि अभी तक हमने कक्षाओं में हमने क्लास ली है, लेकिन आज हम लॉकडाउन के वजह से हम वीडियो के द्वारा ऑनलाइन हम अपने लेक्चर्स ले रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक सूचना ये दे दूं कि पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारी समस्याएं उद्भव हो रही है, जिसके लिए हमको अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अपने परिवार का, अपने परिसर का, अपने गांव का, अपने देश का, सबका ध्यान रखना, सुरक्षा रखना ये ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपना अपना स्वास्थ्य का और अपना ख्याल रखते होंगे और रखना भी है। तो आइए चलो हम अपने पाठ्यक्रम पर कुछ नज़र डालते हुए उस पर संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में बीए द्वितीय वर्ष के लिए ऐच्छिक हिंदी के लिए तृतीय सत्र के लिए प्रश्न पत्र छठा, और इस छठे प्रश्न पत्र का नाम है निबंध तथा कथेतर गद्य भाग 1। निबंध तथा कथेतर गद्य भाग 1, इसमें हम देखते हैं पूरे 6 निबंध रखे गए हैं और 6 निबंध के साथ साथ कथेतर गद्य में अलग अलग 3 विधाएं रखी गई। तो इस पाठ्यक्रम को, इस सिलेबस को हमको संक्षिप्त में देखना है, उसका परिचय देना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर खंड अ में निबंध रखे गए हैं 6। तो सबसे पहले संक्षिप्त में हम निबंध के बारे में जानेंगे। निबंध का संक्षिप्त में परिचय। निबंध किसको कहते हैं? नि अधिक बंध, निबंध। नि का मतलब होता है नियोजनबद्ध विचारों को बांधना, जहां पर लेखक अपने विचारों की श्रृंखला को अपने नियोजन के अनुसार, वैचारिक हो या चाहे जैसे भी विचार हो, और निबंध के कई प्रकार होते हैं और उसमें अलग अलग तरह के विचार होते हैं, तो उन विचारों की श्रृंखलाओं को नियोजनबद्ध तरीके से जब गुफा जाता है, बांधा जाता है, उसको निबंध कहा जाता है। हम देखते हैं कि निबंध जो है ये गद्य विधा है, क्योंकि हमारे हिंदी साहित्य में 2 प्रकार की विधाएं होती है, एक पद्य है और दूसरी गद्य। तो पद्य तो जो है प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन आधुनिक काल की विधा के अंतर्गत हम गद्य को देखते हैं। तो गद्य में हम देखते हैं कि गद्य जब हम कहते हैं तो बहुत सारी विधाएं आती है, कहानी, कथा, नाटक, एकांकी, उपन्यास, उसके अलावा निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, डायरी, यात्रा, वृतांत, अनेक ऐसी विधाएं हैं जो कि गद्य के अंतर्गत आती है। लेकिन यहाँ पर बहुत सीमित विधाएं यहाँ पाठ्यक्रम में रखी गई है। तो सीमित विधाओं में सबसे पहले यहाँ पर 6 निबंध रखे गए हैं और उन 6 निबंध के अलावा हम देखते हैं कि 3 अलग अलग विधाएं हैं। तो कथेतर गद्य में अलग अलग 3 विधाएं आती है। तो सबसे पहले हम निबंध के बारे में संक्षिप्त में चर्चा ये करते हैं कि निबंध जो है आधुनिक काल की विधा है और आधुनिक काल की विधा में निबंध का उदय जो हुआ है भारतेंदु युग से हुआ है। 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक ये भारतेंदु युग रहा है और इस युग में निबंध ये विधा सामने आई है, इसका विकास हुआ, उदय हुआ, विकास हुआ, इसका इतिहास हम यहाँ देख रहे हैं। तो इस गद्य विधा को, निबंध को 4 भागों में बांटा गया है। भारतेंदु युग है जो कि 1857 से 1900 ईस्वी है, द्विवेदी युग है 1900 से 1920 ईस्वी, और शुक्ल युग है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग जो है 1920 से 1940 ईस्वी। उसके बाद का आता है शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग जो है 1940 से लेकर अब तक का है। तो इस तरह से ये गद्य विधा को, निबंध विधा को 4 भागों में बांटा गया है। हम देखते हैं कि निबंध एक ऐसी विधा है जहां पर लेखक के व्यक्तित्व का परिचय मिलता है।
लेखक की उसकी शैली, उसकी विचार श्रेणी, उसकी मानसिकता, उसकी मनोस्थिति का, उसके विचारों का, उसके आदर्शता का, ये सभी एक आईना हमको इस निबंध में देखने को मिलता है। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, ये बहुत ही जाने माने निबंधकार है, बहुत ही हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार है। हम देखते हैं निबंध के बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंध के बारे में क्या कहा है, उनका संदर्भ, उनका कोटेशन यहाँ पर है। वे कहते हैं, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। कसौटी का मतलब होता है परखना, तो यहाँ पर गद्य को अगर से परखना है तो निबंध को देखना है। इस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल ही निबंध के बारे में ये भी कहते हैं कि संसार के हर बात और सब बातों का समावेश हम निबंध में कर सकते हैं। तो निबंध को सजीव बनाया जाता है। जब हम अपने विचार वहां पर रखते हैं तो उन विचारों को ऐसी शैली में रखा जाता है कि हमारे आंखों के सामने एक सजीव चित्र उभर कर आता है। तो हमारे द्वितीय वर्ष के निबंध तथा कथेतर गद्य के पाठ्यक्रम में ऐसे ही एक से बढ़कर एक आदर्श और बहुत ही प्रेरणादायक 6 निबंध रखे गए हैं, जिनमें से पहला निबंध है खंड अ में मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम ये पूरन सिंह का है। पिछले पाठ्यक्रम में भी आचरण की सभ्यता, ये इनका बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा निबंध रह चुका है, जो कि बच्चे बहुत लगाव से सुनते थे, हम भी बहुत लगन से पढ़ाते थे। वैसे ही आज उनका और एक निबंध हमको पढ़ाने को हमको मौका मिल रहा है, जिसका नाम है मजदूरी और प्रेम, जहां पूरन सिंह ने इस निबंध में मजदूरी का महत्व बताया है कि मजदूरी को कम नहीं समझना चाहिए, निम्न नहीं समझना चाहिए, और उस मजदूरी को, उस श्रम को हमको कितना मोल उसका है वो समझना चाहिए, उससे प्रेम करना चाहिए। तो हम जब निबंध देखेंगे विस्तार से इस पर हम चर्चा करेंगे, लेखक के विचारों पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ संक्षिप्त में पाठ्यक्रम के अनुसार हम यहाँ पर सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। दूसरा निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही लज्जा और ग्लानि। लज्जा और ग्लानि एक ऐसा निबंध है जो मनुष्य के मनोभावों को व्यक्त करता है। जो हमारे अंदर कई भाव लुप्त होते हैं, समय समय पर वो भाव उभर कर आते हैं, जैसे कि लज्जा जैसे भाव, ग्लानि जैसे भाव, कि हम कोई गलत काम करते हैं और जो अच्छा इंसान होता है उसको पश्चाताप होता है, ग्लानि होती है, उसको ग्लानि कहते हैं। लज्जा यानी कि हम कुछ गलत काम कर रहे हैं या कुछ ऐसा काम जिसको दूसरा कोई देख रहा है तो हमको लज्जा आती है, शर्म आती है, तो उसको लज्जा कहते हैं। लेकिन लज्जा और ग्लानि ये दोनों भावों में फर्क है, अंतर है। लज्जा है जब दूसरा हमारे बारे में कुछ जानता है तब लज्जा आती है, लेकिन ग्लानि ऐसी है कि हम अपने अंतर मन से ही, यानी कि ग्लानि महसूस करते हैं कि किसी को पता भी नहीं, लेकिन हमारा मन हमको झिंझोड़ता है, हमारा मन, हमारा जमीर जो है हमको बताता है कि तुमने गलत किया है, उसको हम ग्लानि कहते हैं। तो ये हर इंसान में ये भाव होते हैं, इसलिए लज्जा और ग्लानि ये बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध हमको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद हम तीसरा देखते हैं व्यापारे वस्ती लक्ष्मी, गुलाब राय का, जहाँ पर हर व्यापार में, हर एक काम में लक्ष्मी बसती है, उसको बहुत मन से करना चाहिए। लेखक ने अनेक विचारों से यहाँ पर इस निबंध को लिखा है। चौथा निबंध है देवदारू, जिसके निबंधकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। पांचवा निबंध है ईशा तू न गई मेरे मन से। ईशा भाव भी जो है हमारे मनोभाव में से ही है कि ईशा, द्वेष, ये भाव जो है इंसान के अंदर, हर इंसान में होता है, कितना भी अच्छा हो, कहीं ना कहीं मन के कोने में ये भाव होता है और वो कभी जाता नहीं है। तो रामधारी सिंह जी ने ये एक बहुत ही अच्छा निबंध लिखा है। उसके बाद छठा निबंध है तो मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन में साहित्य का स्थान, क्योंकि साहित्य ही जो है समाज का आईना है, और जो समाज में घटित होता है वही साहित्य में लिखा जाता है। इसलिए जीवन और साहित्य ये दोनों एक दूसरे के पूरक,
ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए हमारे जीवन में साहित्य का क्या स्थान होना चाहिए और साहित्य में जीवन का क्या स्थान होना चाहिए, दोनों एक दूसरे को उतना ही महत्व रखते हैं। इसलिए मुंशी प्रेमचंद जी के अपने आदर्श विचार हमको इस निबंध में देखने को मिलेंगे कि जीवन में साहित्य का स्थान। तो ये हुए हैं हमारे 6 निबंध जो कि पाठ्यक्रम में रखे हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं खंड ब में कथेत्तर गद्य है। कथेत्तर गद्य में 3 अलग अलग विधाएं हैं। 3 विधाओं में सबसे पहली विधा है रेखा चित्र, और रेखा चित्र का शीर्षक है रजिया। यहाँ पर रजिया ये एक रेखा चित्र है जिसके रेखा चित्रकार है राम वृक्ष बेनीपुरी। दूसरा यहाँ पर आत्मकथा है वर्दी और पानी पीने की बात। और तीसरा जो है उस जारवा दंपति से मिलकर हरिराम मीना। ये 3 अलग अलग गद्य की विधाएं हैं। जैसे कि गद्य की बहुत सारी विधाएं मैंने बताया है कि कहानी है, कथा है, उपन्यास है, निबंध है, हम देखते हैं नाटक है, एकांकी है। वैसे ही कथेत्तर गद्य में रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज और बहुत सारी डायरी, ऐसे कई शैलियां आती है, कई विधाएं आती है, जिनमें से ये रजिया नाम की रेखा चित्र ये एक विधा है। रजिया ये एक लड़की का नाम है यहाँ इस रेखा चित्र में। और ये रेखा चित्र, सबसे पहले हमको रेखा चित्र का अर्थ समझना है। रेखा चित्र का अर्थ क्या है, कौन सी विधा है ये। तो यहाँ लेखक रेखा चित्र और संस्मरण ये 2 विधाएं ऐसी है, ये करीब करीब एक जैसी जान पड़ती है। जैसे कि आत्मकथा और जीवनी भी दोनों करीब करीब एक जैसी जान पड़ती है, क्योंकि सिर्फ अंतर यह है कि आत्मकथा लेखक स्वयं लिखता है और जीवनी जो है कोई और लिखता है। वैसे ही रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर है। लेखक जो है अपनी बीती हुई जीवन की घटनाओं को फिर से याद करके, संस्मरण फिर से याद करके उसको स्मरण कर उस घटना को जीवंत बनाता है। वैसे ही रेखा चित्र है। रेखा चित्र में लेखक अपनी बीती हुई जीवन की कुछ ऐसी खास महत्वपूर्ण घटनाओं को फिर से याद करता है। फिर से, जैसे कि हम एक चित्र बनाते हैं, चित्र बनाने के लिए हमको रेखाओं से रेखाएं जोड़कर, जब रेखाओं से रेखाएं जोड़ी जाती है तब कहीं जाकर एक चित्र उभर कर आता है। और चित्र सिर्फ उभर कर ही नहीं आता, उस चित्र को समझने के लिए हमको रंग भरने पड़ते हैं। और जब हम रंग भरते हैं, जैसे कि एक पक्षी का चित्र बना दिया और पक्षी के चित्र में हमने काला रंग भर दिया, पक्षी का चित्र आड़ा टेढ़ा जैसा भी बना हो, काला रंग भर दिया तो हमको समझ में आ जाता है कि ये कौवा है। हरा रंग भर दिया उसमें तो हम कहेंगे कि ये तोता है। सफेद रंग भर दिया उसमें तो हमको लगता है ये बगला है। वैसे ही जीवन के बीते हुए घटनाओं को याद करके शब्दों के द्वारा रंग भरे जाते हैं। चित्र को सजीव बनाने के लिए जब हम स्केच खींचते हैं वो सजीव नजर नहीं आता, जब रंग भरते हैं वो सजीव नजर आता है। वैसे ही बीती हुई घटनाओं को रेखाओं से, शब्दों से रंग भरकर उसको सजीव बनाया जाता है। कि लेखक ऐसे ऐसे शब्दों का नियोजन करता है, ऐसे ऐसे शब्द का वहां पर जोड़ रखता है, ऐसे ऐसे शब्द वहां पर रखता है कि उसको पढ़कर हमारे सामने एक मूर्त रूप आ जाता है। अमूर्त से मूर्त रूप, हमारे सामने एक साक्षात रजिया आकर खड़ी हो जाती है। रजिया एक छोटी सी लड़की यहाँ पर है और छोटी सी लड़की को देखकर लेखक को एक युवा रजिया याद आ जाती है जो उनके जीवन में उनसे मिली थी। तो ये क्या है, ये हम उसको रेखा चित्रों को देखते समय देखेंगे। मैं अभी बोल दूंगी तो वो पूरा रेखा चित्र यहाँ पर आपके नजरों के सामने आ जाएगा, इसलिए जब मैं पढ़ाऊंगी उसको तो पूरी तरह से हम उसको देखेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा यहाँ पर विधा है कथेत्तर गद्य में वर्दी और पानी पीने की बात। डॉक्टर कौशल पवार की ये खुद की आत्मकथा है। इन्होंने अपनी इस आत्मकथा में वर्दी का क्या महत्व है और वर्दी के महत्व के साथ साथ पानी का क्या महत्व है, ये बात यहाँ पर उन्होंने बताई। तो जो उन्होंने महसूस किया है, क्योंकि जब हम स्वयं जो बात महसूस करते हैं वही हम बहुत यानी कि अच्छी तरह से लिख सकते हैं, उसके साथ न्याय कर सकते हैं।
सुना सुनी बातों को लिखकर हम उसको न्याय नहीं दे सकते, इसलिए जब तक हम उसको भोगते नहीं, अनुभव करते नहीं, तब तक हम उसके साथ न्याय नहीं कर सकते, सही हम नहीं लिख सकते। लेकिन यहाँ लेखक ने, जो कौशल पवार जी है, उन्होंने अपनी वर्दी को अनुभव किया और समाज में पानी का क्या महत्व है उसको अनुभव किया, वो यहाँ पर उन्होंने अपनी आत्मकथा में रखा है। उसके बाद तीसरा विधा है यहाँ पर, इस विधा का तो यहाँ पर नाम नहीं है, लेकिन उस जारवा दंपति से मिलकर, तो ये विधा का नाम नहीं है लेकिन ये दलित लेख, जहां एक दलित दंपति या दलित परिवार के अनुभव को या उस परिवार पर क्या गुजरी है उस बात को एक लेख के द्वारा लेखक ने हरिराम मीना जी ने यहाँ पर लिखा है। उस जारवा दंपति से मिलकर, दंपति यानी के पति पत्नी से मिलकर उनके अनुभव उन्होंने बांटे, उनके दुख सुख को सुना और उसको शब्दबद्ध करके यहाँ पर ये लेख रखा है। तो कुल मिलाकर खंड अ में 6 निबंध है और खंड ब में 3 गद्य अन्य विधाएं हैं, रेखा चित्र, आत्मकथा और दलित लेख। इस तरह से ये हमारे 9 यानी कि अलग अलग अध्याय इस पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं पाठ्यक्रम का यानी कि प्रश्न प्रारूप, कि भाई प्रश्न पत्र कैसा रहेगा, कितने अंक के लिए रहेगा। तो आपका यहाँ पर प्रश्न प्रारूप जो है ये 50 अंक का है, जो आप लेख ही लिखेंगे, राइटिंग में लिखेंगे। तो प्रश्न पहला है, पाठ्यक्रम पर विकल्प के साथ दीर्घोत्तरी प्रश्न, जिसके लिए अंक रहेंगे आपको 10। पाठ्यक्रम पर विकल्प के साथ दीर्घ प्रश्न का मतलब होता है जो पाठ्यक्रम में 6 निबंध और 6 कथेतर गद्य है, उनमें से किसी 2 पर प्रश्न आएंगे और 2 में से सिर्फ 1 पर लिखना है, वो भी दीर्घोत्तरी प्रश्न। दीर्घोत्तरी प्रश्न का मतलब होता है निबंधात्मक, ऐसे टाइप हमको लिखना है, यानी कि बड़ा प्रश्न का उत्तर, जिसके लिए अंक है 10। तो किसी भी निबंध पर, किसी भी कथेतर गद्य पर प्रश्न आ सकता है 2 पर, 2 में से केवल 1 पर लिखना है, जिसके लिए अंक है आपको 10। प्रश्न दूसरे में, पाठ्यक्रम पर विकल्प के साथ फिर से दीर्घोत्तरी प्रश्न, फिर से यानी कि किसी 2 यानी कि पाठ पर 2 प्रश्न आएंगे, 2 में से केवल आपको 1 पर लिखना है। विकल्प के साथ का मतलब, विकल्प का मतलब होता है और यानी कि अथवा, ये या वो, चॉइस हमारे हाथ में है। 2 प्रश्नों में से कोई भी एक हमको उस पर, कि जिससे हम न्याय दे सकते हैं, जिससे हम अच्छा लिख सकते हैं, जिसको हम अपने विचारों को, लेखक के विचारों को पूरी तरह से वहां पर प्रस्तुत कर सकते हैं, ये सोच समझकर हमको प्रश्न का उत्तर लिखना है, जिसके लिए अंक रहेंगे 10। प्रश्न तीसरे में, पाठ्यक्रम पर फिर से विकल्प के साथ दीर्घोत्तरी प्रश्न रहेंगे, तो किसी भी विधा पर 2 प्रश्न रहेंगे और 2 में से फिर से आपको 1 प्रश्न का उत्तर लिखना है, जिसके लिए अंक रहेंगे वहां पर 10। उसके बाद प्रश्न चौथा है, पाठ्यक्रम पर विकल्प के साथ दीर्घोत्तरी प्रश्न, उसके ऊपर भी अंक है 10। प्रश्न पांचवा है टिप्पणी, पाठ्यक्रम पर विकल्प के साथ टिप्पणी, जिसके लिए अंक है 5। फिर दूसरा है व में, पाठ्यक्रम पर विकल्प के साथ टिप्पणी, अंक है 5, यानी कि 5 यानी कि 10 अंक। ऐसे मिलाकर टोटल कुल मिलाकर 50 अंक का आपका राइटिंग में लेखित प्रश्न पत्र रहेगा 50 अंक के लिए। उसके बाद हम देखते हैं हमारे अंतर्गत मूल्यांकन, जो कि हम अपने महाविद्यालय में ही आपकी परीक्षा लेते हैं। प्रथम सत्र में 2, द्वितीय सत्र में 2, लेकिन प्रथम सत्र में जैसे कि 2 है, अभी आप लोगों का तीसरा सत्र है, तीसरे सत्र में आपके 2 टेस्ट रहेंगे, जिसके लिए एक टेस्ट के लिए 10 अंक रहेंगे। उसके बाद सेमिनार रहेगा, 5 अंक के 2 टेस्ट रहेंगे और उसके अंक रहेंगे 10, और सेमिनार रहेगा 15 अंक के लिए, यानी कि आपको अपना ये बनाना है, सेमिनार के लिए कोई विषय लेकर उसमें असाइनमेंट बनाना है। असाइनमेंट बनाने के लिए 10 अंक है और 5 अंक जो है सेमिनार पर। आप उस बने हुए असाइनमेंट पर, ट्यूटोरियल पर आप जो बोलेंगे, उसके लिए आपको 5 में से 4, 3, 2, 5 में से 5 ऐसे अंक मिल सकते हैं। ऐसे मिलाकर ये 15 अंक। तो अंतर्गत टेस्ट के 10 और ये 15 सेमिनार और ट्यूटोरियल के, ऐसे मिलाकर 25 अंक। तो ऐसे कुल मिलाकर आपका यानी कि ये पाठ्यक्रम जो है क्या हो रहा है, 50, 60, 70, 75 अंक का ये आपका पाठ्यक्रम है।
तो इस तरह से हमारा बीए द्वितीय वर्ष का प्रश्न पत्र 6 और निबंध तथा कथेतर गद्य भाग 1 ये हमारा पाठ्यक्रम है। और इस पाठ्यक्रम का संक्षिप्त में मैंने आपको जानकारी दी हूँ। और आने वाले वीडियो में हम यहाँ से अपने जो 6 निबंध है उसमें से किसी एक निबंध पर हम चर्चा करेंगे, उस पर अध्ययन करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने समझे होंगे। अगर से नहीं भी समझे हैं, कोई बात में आपको कोई समस्या आती है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर से मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। और कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो आप मुझे पर्सनली बात कर सकते हैं हमारे गूगल क्लासरूम पर, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो इस तरह से हमारा पाठ्यक्रम है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ्यक्रम आपके समझ में आया होगा। और आने वाले समय में फिर से हम वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, आपसे हम किसी एक नए निबंध को लेकर हम बातचीत करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ और इसी से मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का, अपने स्वास्थ्य का, और सतर्क रहिए। धन्यवाद।